पहला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो आप देखें किस पर आश्रित होता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तनों के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप जानते हैं हड़प्पा स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से उसका दूसरा प्रमुख स्थल है। हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न हो चुका है अभी जैसे रिपीट होते हैं कई सारे, और जिसकी व्याख्या रिपीट हो चुकी है या हम जानते हैं उसको हम कम रिपीट करेंगे, और जिसको नहीं समझ में आता वो वीडियो रोक के उसको पढ़ सकते हैं। अभी हमने हड़प्पा स्थल जो है वो सिंधु घाटी का, ये हम सभी जानते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ लेखन की कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो ये ऐतिहासिक हो जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्यों की सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता बताई गई है जो कि ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका कारण है ये मृदभांड। ठीक है, आप इसको हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ये कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है और भी बार पूछा गया है ये। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। पाषाण काल में हमने पढ़ा भी था कि उसको शायद एमसीपी या एमसीडी कुछ करके कहते हैं, जो हस्तिनापुर से मिले हैं। यही मृदभांडों की बात हो रही है। वो घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, यस, जो कि 400 अक्षरों की मानी गई है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही बात है। इसके पास तांबे का ज्ञान था, ना कि लोहे का। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। जैसे आजकल हम लोग इमोजी को यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, भाव चित्रात्मक। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख नहीं मिले हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, जो ये भी नहीं मिले हैं। पुरातात्विक खुदाई, ये सही बात है क्योंकि खुदाई से ही पता चला है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख मिले हैं, नहीं मिले हैं। पुरातात्विक खुदाई हुई है। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट नहीं है। धार्मिक ग्रंथ, ये भी नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर हो गया पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरें, जो कि बहुत सारी हैं। मंदिर भी नहीं मिले हैं, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, और बर्तन, जेवर, हथियार, औजार इत्यादि इनसे मूल स्रोत नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि बर्तन बहुत सारे हैं। वैदिक में भी मिले हैं, जेवर भी सब जगह मिले हैं। हथियारों का इनको ज्ञान न था नहीं, औजार थे इनके पास, लेकिन उनसे पहचान नहीं हो सकती कि वो सिंधु घाटी के ही हैं। पुरातन स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरों इस सभ्यता के विषय में जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलाप और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनको एच मैके सुमेर्स के लोगों का पलायन ये बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों का पलायन हो गया था भारतीय उपमहाद्वीप की ओर।
तो उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता बना ली, ऐसा ही है, ये कहते हैं मैके जी। मर्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हो गया था। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अमलानंद घोष जी का मतलब है कि हड़प्पा के पूर्वी लोग यहाँ रहते थे, उन्हीं वो लोग जब विकसित हो गए तो उन्होंने नगरीय व्यवस्था बना ली, और जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने ही खुद को विकसित कर लिया, ऐसा ये कह रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जी.एच. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासकार D.H. गॉर्डन और मर्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के कारण हुआ। स्टुअर्ट पिगमट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इसी पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। इसीलिए पहला वाला गलत है, क्योंकि ये उसको सही बता रहे थे। इन्होंने मुख्यतः उसी का खंडन किया है कि वहाँ से प्रेरणा नहीं ली है। ये मिलान करना है। हड़प्पा दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी होंगे यहाँ पे, नाम शायद मिस प्रिंट हो गया हो। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी N.G. मजूमदार। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, जो कि अभी इसके पहले चर्चा भी हो चुकी है कि राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों में से चांदी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान से भी चांदी आता था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की, दूसरा चित्रित मृदभांड की। भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग की एवं विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक रंग दिया नहीं है, इसलिए लाल सही है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो ये पूर्व आर्यन से है। पूर्व आर्यन से का मतलब है सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण हैं, जो सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृग मूर्तियाँ और मोहरों पर भी प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ध्यान रखिए। तो पहला है गाय का नहीं हुआ है, बाकी हाथी, बाघ और गेंडा जो है ये मिलते हैं। गाय जो है वो वैदिक काल का महत्वपूर्ण पशु है, न कि सिंधु घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताइए। इसमें है सोहगोरा। सोहगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। अभिलेख का मतलब होता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है। चनूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। करना है यहाँ पे तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ पे परिवहन किया जाता था, या शिप से भी कह सकते हैं, जो कि लोथल जो है वो पत्तन के रूप में काम करता है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, जो कि क्रॉस उस तरीके का खेत जुताई है, इस तरीके की। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति जो है वो मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा था कालीबंगा में, जो कि इस तरीके की जुताई बताती है, जैसा आजकल भी चलता है। लिखित किस हड़प्पन जुते हुए खेत की बड़ी वाली बात? तो आप जानते ही आंसर कालीबंगा है। फिर से मिलान करना है यहाँ पे। तो हड़प्पा
समाधान R37 जो कि हमने व्याख्या में भी ध्यान दिया था। लोथल ये गोदीवाड़ा यहाँ पे मिला है, अभी जस्ट पढ़े हम। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। फिर से मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। फिर से मिलान का है जिसमें हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी हैं और नदियां दी हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और रोपण सतलुज नदी के किनारे है। ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, अभी हमने पढ़ा था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी नहीं जाएगी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है अभी जस्ट मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो राजधानी क्षेत्र भी कह सकते हैं या बड़ा नगर कह सकते हैं, जहाँ से ही मिले हैं, और लोथल तो ऑलरेडी एक पत्तन के रूप में था। सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। यस। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मेसोपोटामिया तक था और मिस्र से भी था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यस। लोहे से परिचित थे। गलत, वो लोहे से नहीं तांबे से थे। लोहा जो है वो वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख धातु है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिए, इसको गोला कर लिया करिए पेपर में। अगर आपको कम इस तरीके के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं तो इस तरीके गोला कर लें तो आपको नहीं वाला पॉइंट दिखाई देता रहेगा कि कौन सा नहीं है। तो सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ये गलत बात है, ये गलत है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। नहीं, 2 मंजिला भी मिले हैं। राखीगढ़ी में 2 मंजिला मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हड़प्पा सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। यस, अभी हमने पढ़ा भी था, उसमें 9 पॉइंट कुछ करके लिखा हुआ था, मुझे ठीक से आखिरी नंबर याद नहीं है, पर मीटर में था ये, तो लगभग कह सकते हैं आप 10 मीटर थी। तो आंसर इसके 2 गलत हैं, पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पक्की ईंटों का अनुपात 4-2-1 था। 4-2-1 का मतलब होता है कि 1, 2 और 4। 1 सेकंड, ऐसे ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। तो ये देखिए ईंट ऐसे बनेगी इसकी, इस तरीके से। ये 1 चौड़ाई है, 1 ऊंचाई है, 2 चौड़ाई है, 4 लंबाई है। वहीं चनूदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ईंटों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। सैंधव सभ्यता सभी तरह के निर्माणों के लिए एक ही आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए 1 गलत है। सैंधव सभ्यता के निर्मित घर 1 मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में सीढ़ियाँ मिली हैं और साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घर 2 मंजिला भी थे। और अभी हाल ही की खुदाई में राखीगढ़ी में 2 मंजिला इमारतें साफ साफ देखी भी जा सकती हैं। अतः कथन 2 भी गलत है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों का औसतन लंबाई 10 ही मीटर होता था, ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यस। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए। यस। कृषि संबंधी कार्यों के लिए। यस। अपने उद्योगों के लिए। यस। उद्योगों के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, काफ़ी सारे उद्योग लगे हुए थे। इसका आंसर है 4, यानी कि 1 2 3 4। और आप कुछ जगह भी दिखाई दे रही है कि नगर नियोजन उसकी मुख्य विशेषता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसके 2 प्रमुख नगर हैं, और हड़प्पा इतना प्रमुख नगर है कि उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी की खोज की गई थी। कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं और अन्य स्थलों से ईंट के भट्टे, मनके का निर्माण इत्यादि के तांबे के कारखाने वगैरह भी मिले हैं। ये मिलान कौन सा सही नहीं है? आलमगीरपुर यस मेरठ में है, जो कि किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है यस। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, जो श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ है। रोपण पंजाब में है, रूपनगर इसका नया नाम है।
सिंधु सभ्यता के कौन से नगर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, स्थित हैं? कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, आलमगीरपुर यस मेरठ में है, हुलास जो है वो सहारनपुर में है। अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था नोट्स में। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है और सहारनपुर में हुलास है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है, जो कि हम लोग जानते हैं पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा आज के उत्तर प्रदेश में है? तो हुलास है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि सहारनपुर में है। और मंडी जो है ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों ज़िले जो हैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर एक दूसरे से सटे हुए हैं। मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पाकालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला था। हुलास यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित एक उत्तर हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में है। अतः स्पष्ट है कि मंडी और हुलास उत्तर प्रदेश में है। अभी तक जो खोजें की गई हैं, अभी जो लेटेस्ट खोज की गई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि राखीगढ़ी जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा नगर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा नगर, तो आप इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तक आयोग ने ये माना नहीं है कि राखीगढ़ी है सबसे बड़ा भारत में, लेकिन राखीगढ़ी माना जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। और अगर पूछा जाता है कि संपूर्ण हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यस। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यस। बनावली हरियाणा में है, यस। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिले में अभी हमने पढ़ा। घग्गर नदी के तट पर, घग्गर जो है वो सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है अभी भी, पर सरस्वती सूख चुकी है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करते हैं? तो पूर्वी सीमा कौन सी होगी? पूर्वी यानी कि आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में। और अब सारी सीमाएं इसमें दी हैं। अब देखिए, पश्चिमी सीमा जो है सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। फिर से वैसे ही है, मांडा जम्मू कश्मीर में, ये सबसे नॉर्थ है, आपको पता ही होगा। सबसे उत्तर में मांडा है और सबसे दक्षिण में दैमाबाद है। तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। एक और मैचिंग है इसमें, मांडा जम्मू कश्मीर में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है, पहाड़ी गुजरात में है और बालू हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन सा है? क्या ये सिंध में है? नहीं, ये पंजाब में है। मोहनजोदड़ो, यस, मोहनजोदड़ो सिंध में है। क्योंकि जब हमने शुरू में पढ़ा था, याद होगा आपको, कि कैसे हमको याद करना है, जैसे नहीं पता होगा हमको, तो आपने शुरू में जो नोट्स थे उसमें याद होगा कि इसमें लिखा था कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। याद आया? तो मृतकों का टीला किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। तो हो गया ये सिंध प्रदेश में। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं। चनूदड़ो ये भी सिंध में है और सुरकोटड़ा ये गुजरात में है। तो इसका आंसर है सिंध में कौन कौन है? मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। आंसर हो गया बी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इसका बहुत ही सिंपल है, अभी हम पढ़ के आए हैं, पाकिस्तान के सिंध में। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 प्री में। तो इसका आंसर है मैके ने इसका उत्खनन किया। और खोजा किसने है इस जगह को? तो खोजा है एन.जी. मजूमदार ने 1931 में, और इसका उत्खनन हुआ है 1935-36 में मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो बहुत ही सिंपल है गाइस, हड़प्पा। और बाकी सभी भारत में है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है रावी के किनारे कौन है? हड़प्पा। इसके बाद कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, पहले श्रीगंगानगर था। लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। और आलमगीरपुर मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सा कहाँ पे है? रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है। आपको याद होगा एक रंगनगर है जो रोपड़ का है, जो पंजाब में है।
रोपड़ पंजाब में है। रंगपुर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र में, या प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा, तो तीनों ही प्रकार के, मतलब हड़प्पा के समय, हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद लगातार इसमें सभ्यता के कॉन्टिन्यूस साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। ये कहाँ पे? ये पंजाब में है दधेरी। ये परवर्ती माने कि हड़प्पा के बाद का। तो ये कोटला दधेरी है जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास है। कौन सा स्थल भारत में है? तो भारत में लोथल है जो कि गुजरात में है, और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में है। ये लोथल नदी जो है, लोथल जो स्थल है ये भोगवा नदी के किनारे पर है, सरगवल गांव के पास। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था? तो अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, भोगवा नदी पे। हड़प्पा का स्थल जो है वो लोथल, ये कहाँ है? गुजरात में, अभी हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। हड़प्पा बंदरगाह लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो आप ये देख लीजिए किसका होगा व्यापारिक संबंध, अगर गैस किया जाए तो। वैसे तो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, तो जो पत्तन होगा ना, बंदरगाह जहाँ से होगा वहीं से तो व्यापारिक होगा। तो इसका आंसर बहुत ही आसान हो गया, ये है लोथल। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिए। लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। लोथल की संपन्नता का मुख्य कारण पश्चिम एशिया के साथ अर्धकीमती पत्थरों के मनके, तांबा, हाथीदांत, शंख, कपास आदि की वस्तुओं का व्यापार था। लोथल में उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली है। गोरिल्ला और ममी की मृग मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल के बाहरी देशों से संपर्क की पुष्टि करती हैं। ये सब चीज़ें जो कि हैं कहाँ की हैं? फारस की खाड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट की इमारत, यस। प्रथम असली मेहराब, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पूजा स्थल नहीं मिला है कोई। वो कला और वास्तुकला कह सकते हैं, पर तो इसका आंसर एक से अधिक का हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ये पक्की ईंटों से निर्मित सुनियोजित वास्तुकला, व्यापार, वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं, और भारत में असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे से मिलता है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो ये कालीबंगा से भी मिली है और बनावली से भी मिली है। हाँ, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, आंसर में संशय है। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली और कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर है बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित स्थल नहीं है? तो नहीं कौन सा होगा? कालीबंगा है, रोपड़ है पंजाब में, लोथल है गुजरात में, तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है महाजनपद काल से। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो भारत में, जैसे मैं अभी इसके पहले चर्चा भी की थी, भारत में अगर पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी इसका आंसर है। वैसे तो संपूर्ण में भी राखीगढ़ी ही है, पर अभी तक वो आयोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ये जो 5 स्थल हैं इनको आज के महानगरों की तरह देखा जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हैं। ये 5 वही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खुदाई जो हुई है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की हुई है, और सबसे कम जो खुदाई हुई है वो गनवेरीवाला में हुई है, और राखीगढ़ी और धौलावीरा तो आप जानते ही हैं। तो अभी जब, और जहाँ तक जो सूचना है, वो राखीगढ़ी जो है ना, वो सबसे बड़ा स्थल भी है, और जहाँ ये माना जा रहा है कि ये शायद राजधानी क्षेत्र था, क्योंकि इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सब कुछ अधिक ही मिला है। क्षेत्र भी उसका अधिक है, विकसित भी ज़्यादा है ये,
लेकिन अभी वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बना है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, यस। चिनाब, यस। चिनाब किसके किनारे पर था? मांडा। और झेलम, यस। जो शामिल नहीं है वो गंगा है, क्योंकि गंगा जो है वैदिक के लिए है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में? ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। यज्ञ प्रणाली में, यस, जो हमने देखा था यज्ञ आहुतियाँ अग्निकुंड मिले हैं। कर्मकांड में इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि पढ़ नहीं पाए हैं। मातृशक्ति में ये भी ठीक है इसकी, लेकिन उत्तर तो आप देख ही रहे हैं, आरपीएससी का है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में भी विश्वास का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, यस। तो तहसीली मिली है, ये आप देखिए मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इनके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में हुआ था, डायरेक्टर थे ये उस समय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों के नाम हैं वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, हड़प्पा ठीक है, लोथल ठीक है, सुरकोटडा ठीक है, धौलावीरा गलत है क्योंकि इसके हैं आर.एस. विस्ट। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी, लोथल के हैं एस.आर. राव, सुरकोटडा के हैं जे.पी. जोशी और धौलावीरा के हैं आर.एस. विस्ट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया तो वो कौन है? ए. कनिंघम। ए. कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है V.A. स्मिथ, नहीं है। बाकियों के देख लीजिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोदा और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन से ये भी संबंधित रहे, लेकिन ईयर दूसरा है। इनका ईयर जो है वो 26 से लेके 34 तक करा है, 1926 से 1934। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके अलावा K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और R.L. स्टीन, A.N. घोष, जे.पी. जोशी आदि भी इसी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। V.A. स्मिथ हड़प्पा की खोज से नहीं है, ये इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार हैं। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है जगपति जोशी ने। गुजरात के कच्छ जिले में है ये, और इसकी खोज जे.पी. जोशी यानी जगपति जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 में, जो 2020 का संस्करण है, के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ भी सभी घरों में लगभग कुएं हैं। तो किस स्थल से मिले? तो हड़प्पा से भी मिले, कालीबंगा से भी मिले। तो इसलिए इसका आंसर जो है कर पाना कठिन है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आई होगी? सबसे पहले आई नगर संस्कृति। क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी से संबंधित है, तो ऐसे ही सबसे पुरानी हो गई। ठीक है, इसके बाद आया लोहे का हल, ये वैदिक का है, वैदिक काल का। ठीक, लोहे का हल कहाँ से मिला है? ये मिला है एटा जिला से, और यूपी में यूपी में एटा जिला एटा से।
अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से। और इसके बाद आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। ये कहाँ से मिले हैं? ये महाजनपद काल से हैं। और सोने के सिक्के ये कुषाण काल से हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकालीन थी, क्योंकि आपने देखा भी होगा उसमें जब हमने पहले पढ़ा था तो वाणाग्र मिले हैं। वाणाग्र जो है वो तांबे के मिले हैं। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में आया था। भारत में सबसे प्राचीन आहत मुद्रा जो मिली है वो 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई है। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवनों द्वारा द्वितीय ईसा पूर्व में जारी किए गए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो किस धातु का? तांबे का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां से? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां से मिला है? लोथल से मिला। आपको पता ही होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस नहीं क्या नहीं मिला? लोहा नहीं मिला, क्योंकि लोहा उनकी खोज वैदिक काल में हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातु मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का प्रारंभ जो है वो उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में माना जाता है। और लोहे को ही ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच के अंतर के लिए माना जाता है। मापक एक तरीके का कह सकते हैं कि उसके पहले 1000 BC के बाद व्यापक जो है लोहे का प्रयोग किया गया। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो है बनावली। हरियाणा में बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के निर्मित स्थल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वैसे तो सही बताना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। ये तो हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ सुनियोजित शहरों का विकास किया। ये भी ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है, क्योंकि लोहे को छोड़कर उनको सब का पता था, लगभग चांदी, सोना, तांबा इत्यादि। और तांबे के साथ टिन मिला के कांसा तैयार किया जाता था और सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तो इसका मतलब लोहे को छोड़ के सब पता था उनको। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा शहर अब विलुप्त हो गए हैं। ये कथन है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये कारण है। तो क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब ये कथन और कारण तो ठीक है, पर ये सही व्याख्या नहीं करता है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले के रावी के बाएं तट पर। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं, जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किया। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इसी कारण कथन और कारण तो सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम होगी राखीगढ़ी। हम लोग पांच हमने याद करवाया। पहला है हड़प्पा, आपको याद होगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। तीसरा है गनवेरी वाला, जो कि ये 3 पाकिस्तान में है। और भारत में जो 2 हैं वो हैं धौलावीरा और दूसरा है राखीगढ़ी। इन दोनों में जो सबसे बड़ा है वो है राखीगढ़ी। तो ये 5 महानगर हैं हड़प्पा सभ्यता के। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है धौलावीरा। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वोयर मिले हैं, माने कि एक पत्थर को काट के उसमें जलकुंड बनाया गया है। धौलावीरा जिस राज्य में है, अभी हमने पढ़ा है गुजरात में है, जो कि कच्छ के रण में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये है धौलावीरा।
धोलावीरा के 3 भाग हैं, पहला है किला, दूसरा है मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। ज़्यादातर में दो ही मिले हैं, किला और निचला नगर, लेकिन धोलावीरा जो है वो 3 भागों में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी हमने पढ़ा था धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर और उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है धोलावीरा। ये इतना बड़ा था ना कि इसमें इस तरीके की चीज़ें की गई, और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात के कच्छ जनपद में है। धोलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और धोलावीरा में ही नगर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, और अलग अलग नगरीय क्षेत्र हैं इसके 3 हैं। पहला है किला, दूसरा है मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। यह नगर, ये धोलावीरा की ही बात हो रही है, यह नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। जल संचयन प्रणालियों और जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री के डिजाइन और कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो अभी हमने, आपको याद होगा, एक पढ़ा था शैलकृत, ये देखिए शैलकृत जलकुंड, ये कहाँ मिला है? ये धोलावीरा में मिला है। तो जहाँ रिजर्वॉयर है वहाँ ये निश्चित किया जा सकता है कि जल संचयन और उसका मैनेजमेंट जो है अच्छा होगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। किस स्थल से द्विशव कपल वाला संस्कार डबल ब्यूरियल, ये कपल तो नहीं कह सकते हैं, बट 2 लोग हैं उसमें, ये लोथल से मिला है। लोथल से 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्राप्त प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधियां मिली हैं। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, यानी कि लोथल होगा। यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी होगा। राखीगढ़ी इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहां से मिले हैं मानव समाधान। कितने? 126। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, और इसकी दिशा भी जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि अगर ऐसे रखा जाए नॉर्थ ईस्ट को, तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ऐसे करके इस तरीके के लेटे हुए हैं। नॉर्मली उत्तर से दक्षिण की ओर रहते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है। इन समाधानों के साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं, और इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और एक रथ भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये किस जिले में है? इसके बारे में बात हो चुकी है, ये मुजफ्फरनगर में है। मांडी और सिनौली जो है वो बागपत में है। यानी कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये जो भाग है ये वाला उत्तर प्रदेश का, ये जो भाग है यहाँ पे सबसे ऊपर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, और यहाँ पे मेरठ। तो ये सारे, आलमगीरपुर मेरठ में ही हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये हड़प्पाकालीन नगरों की स्थिति बताते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भारत में। क्यों भारत में? तो अभी बताते हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान लरकाना स्थित है, उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई है। इससे ही माना जाता है कि उस समय कपास हम लोग उगाते थे, तभी तो कपास के कपड़े मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर तो ऐसे ही नहीं मिले, तो इसको भी हटा देते हैं। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते हैं। ये ठीक है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो वे उनकी पूजा करते हैं, और एक मिली है पशुपति की, तो वो उसकी भी पूजा करते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों की। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़े का कोई वो नहीं मिला है। यही आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मुख्य बिंदु था, पर इसको हम छोड़ देते हैं। पर घोड़े नहीं मिले हैं, घोड़े के द्वारा
रथों का प्रयोग किया जाता है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो हाँ ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से खुदाई में किसी भी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी, पत्थर की मूर्तियाँ और मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि वे मातृदेवी की और पशुपति शिव की लिंग और एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों और नाग आदि की जीव जंतुओं की भी उपासना करते थे। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या है, इसको पॉइंट आउट कर लेते, क्योंकि ऑप्शन में किसी भी तरीके से दे सकते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से वो किसकी पूजा करते थे। तो पहला है मातृदेवी की, पशुपति शिव की, लिंग एवं योनि की, पीपल की और नीम की और नाग की। इसमें पशुओं में हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृग मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध को रथ खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। यानी कि घोड़े की जानकारी तो थी क्योंकि हड्डियां मिली हैं, लेकिन रथ में खींचने में उनका प्रयोग करते थे ऐसा कुछ नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कोई वो नहीं मिला है, मंदिर और वो वगैरह, मंदिर या कोई पूजा स्थल इस तरीके की चीज़ें नहीं मिली हैं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये ठीक है। मोहनजोदड़ो से कपास के सूत मिले हैं, ये दोनों ही ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में माना जाता है कि प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु घाटी के अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ऊबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई दी है वह अपूर्व है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने क्या खोजा था? कांसा, जो तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। और ये जो महिला है इसकी ऊंचाई जो है ना लगभग 10 सेंटीमीटर है। वो देखने में आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी होगी, पर 10 सेंटीमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध स्त्री मूर्ति को नाचती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर धातु की मूर्ति है, लिखा भी है इसमें 10.5 का है, इसमें 0.5 और जोड़ देते हैं गाइस, जिसे मोम ढलाई तकनीक से ढाला गया था। इस प्रतिमा का धात्विक विश्लेषण और पुरातात्विक विवरण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कांस्य से ये निर्मित है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? तो 2 वृक्ष हमने पढ़े हैं, पहला तो हो गया पीपल और दूसरा नीम, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी से बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। और इसके पहले हमने पढ़ा भी था कि नीम, ये देखिए यहाँ पे पीपल और नीम, ध्यान रखिएगा, ये दोनों मोहरों पर पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? घोड़े का नहीं मिलता है, लेकिन घोड़े की हड्डियां जरूर मिलती हैं, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के मृगमूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। यानी कि उसकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उसका जबड़ा भी मिला है, लेकिन उसको मोहरों पर नहीं छापा गया है। शायद उतना महत्वपूर्ण पशु नहीं रहा होगा उस समय तक। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अवशेष नहीं मिले? शेर के अवशेष नहीं मिले। घोड़े का भी जस्ट हमने चर्चा की, अस्थि और जबड़ा मिला है, मूर्तियाँ भी मिली हैं, गाय को भी छापा गया है, हाथी को भी छापा गया है। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर वैज्ञानिकों ने घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमति की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, घोड़े का तो मिल भी गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? किसके बारे में नहीं पता था? तो तीनों के बारे में पता था,
घोड़ा की हड्डियाँ मिली हैं, बैल छपा हुआ है मोहरों पर और हाथी भी। तो इसमें से ये सही हो जाएगा। इसको अगर आप देखना चाहें व्याख्या, प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल और हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों का मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर और पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। इसका कहने का मतलब है कि जो लड़ने वाला घोड़ा है और पालतू घोड़ा है, इनमें किसकी है वो? गदखुर माने घोड़े का प्रकार है ये, और पालतू घोड़ा जो हम लोग अभी पालते हैं, इन दोनों में से कौन सा है वो अभी निश्चय नहीं किया जा सकता। रंगपुर, राना घोड़ई, लोथल, सुरकोटदा, कुंदासी और कालीबंगा से अश्व और उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। माने घोड़ा या घोड़े की जैसी और प्रजातियां तो थीं, जो कि इन स्थानों से रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा ये बड़े स्थल हैं जहाँ से मिली हैं। सांडोर बोकोनियई द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 BC के आसपास अर्थात तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम समय के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया है। 1974 में ASI के JP जोशी और AK शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर और मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। ये इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप तो जानते ही हैं रोमिला थापर जो है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बहुत बड़ी झंडा धारक है। इस प्रकार ब्रिगेडियर EJ रॉस के द्वारा राणा गुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उन्हें ज्यूनर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प B माना है। तो B विकल्प क्या है? घोड़ा। लेकिन अभी जो सिनौली से जो अवशेष मिले हैं उसमें एक घोड़ा रथ मिला है, और वो ऐसा रथ है उसमें किसी घोड़े के अलावा किसी और जानवर को रख पाना वो उचित नहीं बैठ रहा है, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी म्यूजियम में रखा हुआ, नेशनल इंदिरा गांधी म्यूजियम में। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी के पतन का कारण रहा? तो ये है आंसर 900 साल, यानी कि 900 साल तक वहाँ न के बराबर वर्षा हुई। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तनों को प्रमुख माना था। ये उसी IIT खड़गपुर की जो रिपोर्ट है ये उसी को प्रमाणित करती हुई है लगती है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कालीबंगा से मिली है। मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्रण प्राप्त होता है। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी? सभी जानते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग पूरा रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत में और मेसोपोटामिया इराक में। इसका सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो सब एस्टेक सभ्यता जो है ये दक्षिणी अमेरिका की है, माया सभ्यता मध्य अमेरिका की है, मोइस्का और इंका। एस्टेक सभ्यता जो है वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में है। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला तक, उत्तरी बेलिज और एल सल्वाडोर और होंडुरास के पश्चिमी भागों तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग तक विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्न द्वारा दी गई सभ्यताओं का क्रमशः जो है उत्तर से दक्षिण, वो एज़टेक सबसे उत्तर में, मध्य मैक्सिको में,
और फिर माया सभ्यता दक्षिण मैक्सिको में, मुइस्का ये हो गई दक्षिण अमेरिका कोलंबिया में, और इंका सभ्यता ये हो जाएगी सेंटियागो में, क्वीटो से लेकर सेंटियागो तक। दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो है मेसोपोटामिया की, इराक में। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो है सुमेरिया। लेखन कला यहीं पे पहली बार आई। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगली वीडियो में हम वैदिक काल से शुरू करेंगे। पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे।